हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार लेसन, जिसके कई सारे एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में मिलते हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। नाउ सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो सर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एग्जांपल आ जाता है सर NaCl या फिर शुगर या फिर और भी कोई मटेरियल डिजॉल्व इन द वाटर, राइट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं कि सिर्फ उतना ही सॉल्यूशन है, नहीं, सॉल्यूशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। उसकी कंडीशन है कि उसे हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करा सकते हैं। बेसिकली अगर सॉल्यूशन का मीनिंग समझे तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस, होमो का मतलब सेम एंड जीनस का मतलब क्या, फेज। तो सेम फेज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जब 2 या फिर उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आप लोग मिक्स करते हो टू प्रोड्यूस होमोजीनस मिक्सचर, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। एंड अगर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूट्स को हम लोग एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। 2 या फिर 2 से ज़्यादा एक भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। एंड अगर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सोचें तो सॉल्यूशन में यहाँ 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है। सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, 2 चीज़ें। इसमें एक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सोल्यूट, एंड दूसरा जो कंपोनेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूशन में ये 2 चीज़ें तो होना ही चाहिए, सोल्यूट होना चाहिए और सॉल्वेंट होना चाहिए। तो सर सोल्यूट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो सोल्यूट का मतलब होता है द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट in less amount, सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। देन सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सर ये उससे उल्टा होगा, हाँ, इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज present in excess or you can say larger amount, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जस्ट इमेजिन कैसे, अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, मेरे पास है 100 ml वाटर, 100 ml वाटर है एंड मैं इसमें 2 ग्राम NaCl ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसकी डेंसिटी अगर गिवन है तो हम लोग इसका भी मास निकाल सकते हैं। तो अब जरा सोचिए कि आपके पास ये जो सॉल्यूशन बन के आया ये 2 कंपोनेंट का हो गया। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, बराबर है, ऐसा सॉल्यूशन जो 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उस सॉल्यूशन को आप लोग कहते हो बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब ये देखिए ये काफ़ी कम क्वांटिटी में है, तो ये क्या बन गया, सोल्यूट बन गया, एंड डेफिनेटली ये क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ याद करके रखना कि जो वाटर होता है, दैट वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सर क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि वाटर जो होता है ये जनरली पोलर है, एंड पोलर होने के कारण ढेर सारे कंपाउंड्स हम लोग पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। पोलर तो है ही है, इसकी एक और खासियत होती है कि इट हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है, मतलब सोल्यूट को डिसॉल्व करने में जो हेल्प करता है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, उसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो पानी का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट कि वाटर इज जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाउ इसके बाद हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन मतलब एकदम सिंपल कंसेप्ट है, हमें पता है कोई भी चीज़ अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए तो ऐसे केस में हम लोग उसे क्या कह देंगे, सॉल्यूशन कह देंगे। लेकिन क्या आपको पता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली आप लोग 3 काउंट करते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉल्यूट के 3 स्टेट हो सकते हैं, इवन सॉल्वेंट भी 3 स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। एंड उसके हिसाब से अगर आप लोग देखें तो आपको टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं।
कैसे मिल सकते हैं देखिए, पहला टाइप स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप लोग स्टेट ऑफ सोल्यूट सॉलिड लेते हैं एंड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड लेते हैं तो ये हमारे दिमाग में सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें कई सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। सी वाटर, क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। बेंजोइक एसिड इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। सॉलिड किसके अंदर डिजॉल्व होगा? सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन कैसा सॉल्वेंट है? लिक्विड है। दूसरा देखिए, सॉलिड सोल्यूट है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड है। सर ये कैसे हो सकता है? दोनों के दोनों सॉलिड है, सोल्यूट भी सॉलिड है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड है, हो सकता है। एग्जांपल देखिए, अलॉयज, जैसे हमारे घर में ब्रास है या फिर ब्रॉन्ज है, तो ब्रास मतलब क्या? तो कॉपर एंड जिंक का बना हुआ एक अलॉय है। तो उसमें कॉपर एक सॉलिड स्टेट में, जिंक भी सॉलिड स्टेट में, लेकिन दोनों होमोजीनस है ना, दोनों के दोनों होमोजीनस है। तो वो किस कैटेगरी में चला गया? सॉलिड डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉलिड सॉल्वेंट। तीसरा है सॉलिड इन गैस, मतलब ये कि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है ये क्या है? गैस। तो सर क्या सॉलिड भी गैस के अंदर डिजॉल्व हो सकता है? डिजॉल्व नहीं हो सकता, मिक्स तो हो सकता है, बराबर है। डिजॉल्व भले ही ना हो लेकिन मिक्स तो हो सकता है। जैसे आयोडीन इन एयर, आयोडीन के पार्टिकल्स एयर में डाल दो तो क्वांटिटी देखो, मिक्सचर तो बन गया। एयर बहुत ज़्यादा है और पार्टिकल्स बहुत कम है, सो देयरफॉर कम पार्टिकल वाला क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, एंड ज़्यादा क्वांटिटी वाला क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। इवन डस्ट इन एयर, डस्ट के पार्टिकल्स देखो, एयर तो बहुत सारी फैली हुई है, बराबर है, और उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स है, वो क्या काम करेंगे? सोल्यूट बिहेव करेंगे। दूसरी केस की तरफ हम लोग चलते हैं जहाँ पर स्टेट ऑफ सोल्यूट ये लिक्विड है। देखो, स्टेट ऑफ सोल्यूट जब सॉलिड था तो आपको कितने टाइप मिले? 3। स्टेट ऑफ सोल्यूट जब लिक्विड है तब भी हमें 3 टाइप मिलेंगे। कैसे? पहली केस, लिक्विड को डिजॉल्व करते लिक्विड में, मतलब सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, सोल्यूट क्या है? लिक्विड है। तो इट इज नथिंग बट गैसोलीन है। गैसोलीन, गैसोलीन मतलब क्या सर? तो गैसोलीन मतलब इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस पेट्रोलियम्स। जैसे पेट्रोल को ही देखो तो पेट्रोल बहुत सारे मिक्सचर्स से मिलकर बना होता है, बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। इथेनॉल इन वाटर, अगर आप लोग इथेनॉल को पानी में डिजोल्व करते हो, अरे लेमन जूस इन वाटर, ये भी तो आप लोग कर सकते हो ना। लेमन का जूस लिक्विड है, पानी लिक्विड है, लेमन जूस को पानी में डिजोल्व करिए, हो जाएगा इस टाइप का सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड। देन उसके बाद लिक्विड सोल्यूट को सॉलिड में डिजोल्व करते हैं। लिक्विड सोल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होता है? इसमें हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं? अमलगम्स। अब अमलगम्स मतलब क्या होता है? जब कोई मेटल हम लोग क्या करते हैं? मर्क्यूरी के अंदर डिजोल्व करते हैं। यहाँ पर मर्क्यूरी क्या रहेगा? सोल्यूट रहेगा, एंड फिर बाकी के मेटल्स क्या रहेंगे? वो अमलगम फॉर्म करेंगे। तीसरा केस इसमें लिक्विड इन गैस, मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? गैस। तो सर क्या लिक्विड को हम लोग गैस में डिजोल्व कर सकते? तो आप लोग सोचिए, एक एग्जांपल लिखा है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है और उसके अंदर आप लोग क्लोरोफॉर्म के वेपर्स डाल रहे हैं। वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर्स इन एयर, ये भी तो इस कैटेगरी में जाता है। तीसरी फिजिकल स्टेट लेते हैं सोल्यूट की, दैट इज गैस, एंड इसे हम लोग 3 अलग अलग सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। तो पहला गैस इन लिक्विड, मतलब सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। तो सर गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, राइट, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो गैस किस में डिजोल्व हो गई? लिक्विड में। अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर प्रेशराइज करके डिजोल्व किया जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन इन वाटर, ये इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। देन गैस इन अ सॉलिड, सर गैस इन अ सॉलिड, तो हाइड्रोजन इन पैलाडियम, मतलब क्या? पैलाडियम मेटल है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कर देते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये बन जाता है सॉल्यूशन किस टाइप का? गैस इन अ सॉलिड, मतलब गैस सोल्यूट है और सॉलिड क्या है? सॉल्वेंट है। एंड तीसरी कैटेगरी गैस इन गैस, गैस को गैस में डिजोल्व करो, ऐसा अगर हम लोग सोचते हैं तो एयर इट इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस ना। मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, लेकिन बाकी गैसेस भी तो है। तो जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर बनाओगे तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा? गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। तो टोटल ऐसे 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। अब मैंने हेडिंग दी है कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन
टू डिजॉल्व सोल्यूट, कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू डिजॉल्व सोल्यूट। सर इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब यहाँ बहुत सारे टर्म्स मैंने लिखे हैं, बाद में समझेंगे। पहले एक छोटा सा डेमो देखिए। जस्ट इमेजिन कि आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं इसके अंदर कुछ वाटर रखता हूँ, से 100 ml। इसमें वाटर कितना रखा है मैंने? 100 ml। ये एक्सपेरिमेंट चाहे तो आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शुगर ऐड करिए। पहले 1 ग्राम, एक ग्राम के इंस्टॉलमेंट में ऐड करिए। पहले 1 ग्राम डिज़ोल्व करिए, फिर 1 ग्राम डिज़ोल्व करेंगे, फिर 1 ग्राम डिज़ोल्व करेंगे, फिर से 1 ग्राम डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, जैसे जैसे आप लोग शुगर को इसके अंदर डिज़ोल्व करते जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि सर शुगर पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी, हमें शुगर का सोल्यूशन मिलता जाएगा। हाँ, अब 1 ग्राम के बाद 2 ग्राम ऐड करिए, 2 ग्राम के बाद तीसरा ग्राम ऐड करिए, तीसरे के बाद चौथा ऐड करिए, ऐड करते जाइए करते जाइए करते जाइए। क्या आपको एक स्टेज ऐसी मिलेगी कि जब ये पता चलेगा कि सर हम लोग जो शुगर ऐड कर रहे हैं वो अब डिज़ोल्व ही नहीं हो रही है? क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। देखो, इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी है कि अपने अंदर ये कितना सोल्यूट डिज़ोल्व करा सकता है। इनिशियली आप लोग शुगर ऐड करते गए करते गए करते गए, डिज़ोल्व हो रही है शुगर, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि अब आप लोग जो शुगर ऐड करोगे वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही है। मतलब क्या? डिज़ोल्व नहीं हो रही मतलब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? डिज़ोल्व्ड सोल्यूट रहेगा, डिज़ोल्व्ड सोल्यूट, एंड आप लोग जो ऐड कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट रहेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अनडिज़ोल्व्ड सोल्यूट। सर ये कैसी कंडीशन है? ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग कहते हैं एक सॉल्यूशन बन गया और सॉल्यूशन बनने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि सर सॉल्वेंट में सोल्यूट डिज़ोल्व होने की एक लिमिट है। सॉल्वेंट में सोल्यूट डिज़ोल्व होने की एक लिमिट है, जी हाँ, और उस लिमिट को आप लोग कहते हैं सोलुबिलिटी। अब यहाँ पर सोलुबिलिटी का मीनिंग मैंने क्या लिखा है, देखिए, द सोलुबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या? तो ये सॉल्यूशन जो अभी बना वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व रहता है। मतलब देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन डिज़ोल्व्ड एंड अनडिज़ोल्व्ड सोल्यूट। देखिए क्या लिखा है मैंने? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। वी नो दैट कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये मिला दिया जाए और अगर डिज़ोल्यूशन हो जाए तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जैसे ही सोल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी ऐड हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। मतलब आप लोग जो डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो सोल्यूट डिज़ोल्व अगर होता भी ऐसा मानते हैं तो जो अनडिज़ोल्व सोल्यूट है वो वापस क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम आ गया और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सर एक लिमिट है सॉल्वेंट की, सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की, और उस लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं? सोलुबिलिटी। एंड दैट सोलुबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। इसका यूनिट है मोल पर लीटर। 1 लीटर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मोल डिज़ोल्व करा सकते हैं, या फिर इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज मोल पर DMQ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशंस और 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग पहले समझो। अगर हम लोग मानते हैं, अब हमें ये पता चल गया कि सोलुबिलिटी एक लिमिट है। मान लीजिए कि हम लोग शुगर की सोलुबिलिटी इतनी रखते हैं 10 ग्राम पर 100 ml। मतलब ये कि 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व हो रही है, उसके बाद अगर ऐड करेंगे तो नहीं होगी। तो इसका मतलब सपोज करिए मैंने 5 ग्राम डिज़ोल्व किया, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने ग्राम चाहिए? 10 ग्राम और उससे थोड़ा ज़्यादा। तो 5 ग्राम अगर ऐड किया तो ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जिसमें और शुगर ऐड हो सकती है और शुगर डिज़ोल्व हो सकती है। हाँ, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड एक और टर्म है कि मान लीजिए आप लोगों ने इसकी सोलुबिलिटी को क्रॉस कर दिया 10 ग्राम पर 100 ml और आप लोग 12 ग्राम ऐड कर रहे हैं पर 100 ml। तो इसमें से क्या होगा?
सर 10 ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद होगा क्या? नहीं, मतलब आपने सोल्यूट बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ सोल्यूट देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सोल्यूट लगता है उससे ज़्यादा अगर आपने ऐड करा दिया सॉल्यूशन में, तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड जनरली जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिस्टम है, इसे हम लोग अनस्टेबल सिस्टम माना जाता है। देन देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी। हमें ये पता हो गया कि सोलुबिलिटी क्या है एंड सोलुबिलिटी के हिसाब से सॉल्यूशंस कैसे क्लासीफाई करते हैं, ये भी समझ में आ गया। लेकिन कुछ फैक्टर्स के ऊपर सोलुबिलिटी डिपेंड करती है, जिसमें पहला जो फैक्टर हम लोग देते हैं वो होता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ऐसा नहीं कि कोई भी सोल्यूट आप लोग किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करिए। अगर ट्राई करना है तो चेक करिए, घर से थोड़ा सा पेट्रोल, घर की गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल निकालिए और उसमें थोड़ा सी शुगर ऐड करने की कोशिश करिए, देखिए होता है क्या? नहीं होगा। एक और चीज़, आप लोग थोड़ा सा ऑयल लीजिए और उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डिजोल्व करने की कोशिश करिए, होगा क्या? नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? तो इट डिपेंड्स। सोलुबिलिटी का एक रूल होता है और वो रूल ये होता है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक। मतलब क्या? मतलब ये कि हम लोग जो कंपाउंड्स है उन कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं एज अ पोलर एंड अ नॉन पोलर। बराबर है ना? पोलर एंड नॉन पोलर, दैट इज कोवैलेंट। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इनमें बहुत सारे टाइप के इंटरेक्शंस आपको मिलेंगे। कौन से इंटरेक्शंस मिल सकते हैं? तो एक होता है सोल्यूट सोल्यूट, दूसरा कौन सा रहेगा? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन होता रहेगा जब आप लोग सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। एंड तीसरा इंटरेक्शन रहेगा सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट रहेगा। तो ये तीनों के तीनों जो इंटरेक्शन होते हैं, दीज आर ऑफ द सेम एक्सटेंट। ये इनका जो कैपेसिटी है, इनका जो स्ट्रेंथ है, वो नियर अबाउट सेम होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl को अगर आप लोग पानी में डिजोल्व कर दो तो आप लोगों को मिलेगा NaCl का सॉल्यूशन, जिसे आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जब वाटर सॉल्वेंट होता है तो उसे आप लोग एक्वस सॉल्वेंट कहते हो, एक्वस सॉल्यूशन कहते हो, राइट। एंड अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए लाइक डिजोल्व्स लाइक के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो पोलर कंपाउंड्स हैं दीज आर सोलुबल इन द पोलर सॉल्वेंट, लेकिन जो नॉन पोलर या फिर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर या फिर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं आर सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे अगर आप लोग कोई नॉन पोलर कंपाउंड लेते हो, जैसे मान लीजिए नैप्थैलिन, नैप्थैलिन के बॉल्स हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, तो नैप्थैलिन को अगर आप लोग पानी में डिजोल्व करने की कोशिश करिए कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है और ये पोलर है। लेकिन अगर आप लोग इसे केरोसिन के अंदर डिजोल्व करने की कोशिश करिए, ये डिजोल्व हो जाएगा, हो जाएगा। सो देयरफॉर सोलुबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो हमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के बीच का जो नेचर है उनका, इसे समझने काफ़ी ज़रूरी होता है। सिमिलर टाइप ऑफ द क्लास कैन बी डिजोल्व इन द सिमिलर टाइप ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब ये कि पोलर कंपाउंड्स को डिजोल्व कराना है तो पोलर सॉल्वेंट लगेगा, नॉन पोलर सोल्यूट्स को डिजोल्व कराना है तो हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इसमें दूसरा जो फैक्टर हम लोग देते हैं वो होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर आप लोग बात करें तो टेम्परेचर के साथ साथ सोलुबिलिटी बढ़ती है, ऐसा जनरल ऑब्जर्वेशन मिलता है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू ऑलवेज, ये रूल नहीं है। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट कि जब हम लोग किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं
एंड उसके सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो डिपेंड कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रहा है या फिर एंडोथर्मिक हो रहा है। मतलब क्या, जब हम लोग सोलूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि हीट रिलीज हो जाए। ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन कैसा बनने जा रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोलूट को पानी में डिसॉल्व कराते हैं तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। सर एग्जांपल दो। चलो घर में एग्जांपल बनाओ। आज थोड़ा सा पानी लो, 1 गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच ग्लूकोज डालिए, मतलब ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाइए। तो यू विल ऑब्जर्व कि सर ग्लूकोज का सोल्यूशन बनते समय जो सोल्यूशन बन के आ गया उसका टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब दूसरा सोल्यूशन बनाओ, 1 गिलास पानी लो और उसमें 2 स्पून लाइम ऐड कर दो। क्या होता है, इट इज़ ऑब्जर्व कि जैसे जैसे आप लोग लाइम को पानी में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वहाँ पर डिसोल्यूशन जो हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है, एंड ग्लूकोज के केस में जो डिसोल्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है, राइट। तो टेम्परेचर के हिसाब से एक जनरल रूल माना जाता है कि चलो टेम्परेचर बढ़ गया तो सोलबिलिटी बढ़ेगी, बट इट डिपेंड्स कि अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस, डिसोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक है, डिसोल्यूशन, इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक देन solubility increases with temperature। solubility क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी टेम्परेचर के साथ। फॉर एग्जाम्पल KCl, इवन NaNO3, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सोलबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। बट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। इसका मतलब सर अपोजिट कंडीशन डाल सकते हैं ना कि इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक देन सोलबिलिटी डिक्रीजेस। सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विथ टेम्परेचर। हाँ, ऐसा भी होता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड है, ऐसे भी सॉल्ट्स हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एंड इन दैट केस सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से जनरली सोलबिलिटी बढ़ती है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड टेम्परेचर कम करने से सोलबिलिटी बढ़ेगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल होता है। मीन्स एक साइड का ट्रेस जब बढ़ता है तो दूसरे साइड में बैलेंसिंग का फैक्टर लागू होता है। मीन्स कैसे, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हीट देने से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, सोलबिलिटी बढ़ती जाएगी एंड वाइस वर्सा। बट हाउएवर इट इज़ नॉट अ रूल। ऐसा कंपलसरी बिल्कुल नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ती है तो सोलबिलिटी बढ़नी ही चाहिए। देखिए कैसे इस ग्राफ में हम लोगों को कुछ सॉल्ट्स के सोलबिलिटी के बारे में दिया है। जैसे NaCl को देख लीजिए, KCl को देख लीजिए, या फिर इवन KBr एंड NaBr को देख लीजिए। ये ऐसे सॉल्ट्स आप लोगों के सामने हैं जिनकी सोलबिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हुए दिख रही है टेम्परेचर की। इनफैक्ट KBr की अगर सोलबिलिटी देखें तो बढ़ती है, ये बढ़ भी रही है। लेकिन NaCl का ग्राफ, KCl का ग्राफ, इस NaBr का ग्राफ देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बट अगर आप लोग इन सॉल्ट्स को देखें, KBr, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सोलबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड अगेन यहाँ पर एक कंपाउंड देखिए, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये ऐसा सॉल्ट है इनिशियली जिसकी सोलबिलिटी बढ़ती है 30 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी सोलबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो देयरफॉर टेम्परेचर एंड सोलबिलिटी के बीच में रिलेशन भले ही है लेकिन उसमें श्योरिटी बिल्कुल नहीं है। इट इज़ नॉट 100% नेसेसरी कि टेम्परेचर बढ़ने से ही सोलबिलिटी बढ़ेगी, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि टेम्परेचर कम होने से सोलबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन चलते थर्ड फैक्टर के ऊपर जिसके ऊपर सोलबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज प्रेशर एंड प्रेशर। अब अगर हम लोग सोलूट सॉलिड लेते हैं
या फिर लिक्विड लेते हैं, तो इन दोनों की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज दीज आर इनकम्प्रेसिबल। आप लोग इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड के ऊपर आप लोग प्रेशर दे के देखो कंप्रेस होता है क्या, नहीं। ठीक वैसे लिक्विड के केस में भी होता है, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता। तो सॉलिड एंड लिक्विड अगर सोल्यूट है तो इनके ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इनकी सोलुबिलिटी के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। बट गैसेस की अगर आप लोग बात करते हैं, बट गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो गैसेस अगर कंप्रेसिबल है तो इसका मतलब ये कि उसकी सोलुबिलिटी प्रेशर के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती है। हाँ, एंड ये जो गैसेस की सोलुबिलिटी है जो कि प्रेशर के ऊपर रिलेटेड होती है, इसको रिलेट करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ। अब इस हेनरीज लॉ का कहना क्या होता है, देखिए, इट स्टेट्स दैट सोलुबिलिटी ऑफ ए गैस in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution। इसका मतलब क्या, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, और इसके ऊपर मैं गैस रखता हूँ। तो ये गैस यहाँ पर कितनी सोलुबल होगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेशर, राइट। इसका मतलब ये कि हम जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे गैस वैसे वैसे इसके अंदर क्या होती जाएगी, डिजोल्व होती जाएगी। मीन्स सपोज करिए कि हम लोग सोलुबिलिटी, लेट सोलुबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज एस, सोलुबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज एस एंड प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड एज पी। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ आपको क्या मिल रहा है कि सोलुबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। बराबर है, सोलुबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, S इज इक्वल टू के एच इंटू पी, वेयर S का मतलब क्या है, सोलुबिलिटी, और सोलुबिलिटी आप लोग लेते हैं मोल पर लीटर में या फिर मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम क्यूब। एंड प्रेशर हम लोग लेंगे इसमें बार में, एटीएम में भी लिया जा सकता है, बार में भी लेते हैं। वेर सोलुबिलिटी तो हो गई, प्रेशर भी हो गया, अब बचा के एच। के एच इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हेनरी लॉ कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। नाउ इफ मैंने प्रेशर अगर ले लिया 1 बार का, प्रेशर अगर 1 बार ले लिया तो यू विल ऑब्जर्व कि सोलुबिलिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के एच। मीन्स के एच को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट इज नथिंग बट द सोलुबिलिटी, बराबर, इट इज नथिंग बट द सोलुबिलिटी ऑफ ए गैस व्हेन अ प्रेशर इज अबाउट 1 बार। प्रेशर अगर आप कैसा लेते हैं, 1 बार लेते हैं तो। अब आप लोग सोचिए के एच का यूनिट क्या मिलेगा, वी नो दैट S इज इक्वल टू क्या मिला, के एच इंटू पी। सो देयरफॉर के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S बाय पी। नाउ S का यूनिट क्या लिया हमने, मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब, एंड इसका यूनिट क्या लिया हम लोगों ने, बार, प्रेशर का। तो ये के एच का जो यूनिट आ रहा है ये कैसा आ रहा है, मोल पर लीटर पर बार होगा, दैट इज द यूनिट ऑफ द के एच। सो ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ द गैसेस, क्योंकि गैसेस क्या होते हैं, काफ़ी कंप्रेसिबल होती है। अब सर ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो चलो मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिसको हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन, तो हेनरीज लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन आपने पहले एक एग्जाम्पल में देखा है, और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है कार्बोनेटेड ड्रिंक बॉटल्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक बॉटल्स। आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं वहाँ पे गैस का प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो वो गैस आई कहाँ से, जरा ना, वो गैस आई कहाँ से, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? नहीं। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास कोई एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोई भी, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, कोई भी,
सपोज करिए तो बॉटल में कोल्ड ड्रिंक इतनी भरी हुई है और ये बॉटल का लीड है, ठीक है, बॉटल का कैप है। तो इसे सील करते समय हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डालते हैं और प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज कंडीशन में इसे हम लोग क्या करते हैं, सील्ड करते हैं। तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर ये जो खाली जगह आपको दिखती है, यहाँ पर एयर है और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर देते जाएंगे वैसे वैसे CO2 के जो मॉलिक्यूल्स है ये इसके अंदर क्या होते जाएंगे, डिजॉल्व होते जाएंगे। एंड जैसे ही आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल का लीड अनकैप करते हो तो प्रेशर, यहाँ हायर प्रेशर है, बाहर 1 atm का प्रेशर है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर गैस एकदम फ्लो हो जाती है एंड आप लोगों को इफरवेसेंस जाते हुए दिखते हैं। ये हेनरीज लॉ का एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है। हेनरीज लॉ का एक लिमिटेशन भी है। हम लोगों ने ये समझा अभी कि गैसेस की जो सोलुबिलिटी है, गैसेस की जो सोलुबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर। बट इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो पोलर गैसेस होती है, फॉर एग्जांपल अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हेनरीज लॉ के लिए एक्सेप्शन भी होते हैं। कैसे, क्योंकि जब आप लोग अमोनिया को पानी में डिजोल्व कराने की कोशिश करते हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व कराने की कोशिश करते हो तो ये दोनों के दोनों गैसेस जो है ये पानी के साथ रिएक्ट होते हैं। और जब ये पानी के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये इस तरीके से अपीयर हो जाएंगे सॉल्यूशन में। कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है कार्बोनिक एसिड, जिसके कारण क्या होता है, इनकी जो वैल्यू आनी चाहिए थी हेनरीज लॉ के हिसाब से उससे कई गुना ज़्यादा आ जाती है, कई गुना ज़्यादा आ जाती है। सो देयरफॉर दीज आर द एक्सेप्शंस फॉर हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस की सोलुबिलिटी जो है सॉल्यूशन के अंदर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस। बराबर है, ये हमें हेल्प करेगा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर के कुछ प्रॉब्लम्स को, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखिए प्रेशर जनरली हम लोग 1 atm लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, लेकिन वो 1 atm प्रेशर मतलब कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। पता है डॉक्टर्स लोग ब्लड प्रेशर काउंट करते तो atm में काउंट नहीं करते, वो किस में काउंट करते हैं, mm ऑफ Hg, कितना मिलीमीटर डिस्टेंस वो मर्क्यूरी ट्रैवल करता है। तो 1 atm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 760 mm ऑफ Hg। सो देयरफॉर x mm Hg प्रेशर अगर है तो ये क्या हो जाएगा, x बाय 760 और आंसर क्या हो जाएगा atm। मतलब अगर mm Hg में प्रेशर है और उसे atm में कन्वर्ट करना है तो आपको जो भी प्रेशर दिया हुआ है उसे 760 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने हेनरीज लॉ पढ़ा तो हम लोगों ने प्रेशर बार में लिया है, तो बार में भी हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो अब दूसरा कन्वर्जन देखिए, atm टू बार। आपके पास जो भी प्रेशर atm में है उसे अगर आपको बार में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना होता है 1.013 से। अब 1.013 क्या है, तो इट इज़ नथिंग बट द बार पर atm, राइट, बार पर atm मतलब 1 atm इज इक्वल टू हाउ मेनी बार, 1.013। सो देयरफॉर atm कैंसिल होगा, वैल्यू मल्टीप्लाइड हो जाएगी और जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट क्या हो जाएगा, बार। तो प्रेशर आ गया बार में, ठीक है। अब इसके हिसाब से इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जरा सोचिए क्या कहता है न्यूमेरिकल, द सोलुबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, सोलुबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर इज, सोलुबिलिटी गिवन है कितनी है, 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। एंड यहाँ पर प्रेशर कितना यूज करने के लिए कहा है, 1 बार प्रेशर, ठीक है, 1 बार प्रेशर। तो कैलकुलेट करके दो हेनरीज लॉ कांस्टेंट, आपको कैलकुलेट करके देना है KH एंड देन उसके बाद आपको फाइंड आउट करके क्या देना है, सोलुबिलिटी। मोलरिटी मतलब क्या, मोल पर लीटर मतलब सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी आपको फाइंड आउट करके देना है, ठीक है, लेकिन कब, मोलरिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का जो प्रेशर है, ये नाइट्रोजन का प्रेशर कितना लेना है हमें, 0.75 बार। तो यहाँ पर दो कैलकुलेशंस हैं। अब आप लोगों के पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, सोलुबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू P।
सो देयरफॉर सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें KH, तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सोलुबिलिटी अपॉन प्रेशर। तो सोलुबिलिटी कितनी है, 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 1 बार। सो देयरफॉर ये हो गया 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 और इसका यूनिट अगर देखें तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर बार आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन सेकेंड वाला कैलकुलेशन जब हम लोग करने जाए तो सेकेंड वाला कैलकुलेशन करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ देखिए आप लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, सोलुबिलिटी। नाउ सोलुबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू P। आपके पास अब KH की वैल्यू आ चुकी है, सेम गैस का KH सेम ही होता है। सो देयरफॉर अब आप लोग KH अगर पुट करते हैं तो ये है 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4, क्या है यूनिट, मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, इनटू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, कितना है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो 0.75 बार है, ये इतना है। सो देयरफॉर ये बार इनवर्स एंड ये बार कैंसिल हो गया, जो भी आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर मतलब सोलुबिलिटी। अब अगर आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट करें तो ये कितना आ रहा है, ये आता है 5.138 इंटू 10 टू द पावर -4। देन सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड का हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब क्या, आपके पास गिवन की वैल्यूज को अगर देखें तो KH गिवन है, KH इज इक्वल टू 0.159 मोल पर लीटर पर बार। ठीक है, व्हाट इज द सोलुबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना है 130 mmHg है। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहता है, सोलुबिलिटी। ठीक है, नाउ सोलुबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू P। लेकिन आपको पता है प्रेशर आप लोगों को किस में लेकर देना है, बार में लेकर देना है, राइट। प्रेशर किस में लेकर देना है, बार में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिट है बार, तो आप लोग यहाँ पर यूनिट mmHg नहीं रख सकते, आप लोगों को दोनों यूनिट्स को कॉमन करना पड़ेगा। तो आपके पास जो प्रेशर की वैल्यू है, ये प्रेशर की वैल्यू है 130 mmHg। पहले इसे ATM में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, 130 mmHg डिवाइडेड बाय 760 mmHg पर ATM होता है। सो देयरफॉर इसका जो भी आंसर आएगा यूनिट क्या हो जाएगा, ATM, इसका यूनिट हो जाएगा ATM। एंड इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आता है 0.171 ATM। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं जमा, क्योंकि हमें किस में चाहिए, बार में। तो ATM टू बार में कन्वर्ट करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.171 मल्टीप्लाइड बाय 1.013, तब जाके ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा बार। अब इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो ये आएगा 0.173 बार। ठीक है, अब आपके पास प्रेशर आ गया, सो देयरफॉर यू कैन कैलकुलेट सोलुबिलिटी। तो S इज इक्वल टू क्या, KH इंटू P। तो KH की वैल्यू कितनी है 0.159, यूनिट भी रख लीजिए, मोल पर लीटर पर बार इंटू प्रेशर कितना आ गया 0.173 बार। तो बार इनवर्स विथ बार कैंसिल हो गया। सोलुबिलिटी का यूनिट अगेन आपके पास क्या आ रहा है, मोल पर लीटर। करिए तो जरा इसे कैलकुलेट। ये आता है 0.271, राइट, 0.271 मोल पर लीटर।